कैसे हो भाई सारे? बढ़िया, एकदम गजब। तो आज अपन एक अध्याय शुरू कर रहे हैं, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। देखो, शरीर द्रव तथा परिसंचरण को अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके लैब असिस्टेंट के सारे क्वेश्चन सही हो जाए इस चैप्टर के। तो सर, अगर मान लो कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो, अगर मान लो इससे भी अलावा कोई क्वेश्चन आ रहा है ना इस चैप्टर से, तो ऐसे मान लो कि वो किसी से भी नहीं होगा। फिर ना अपन इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे कि वो होगा तो फिर अपने से होगा, अगर वो आपसे नहीं होगा तो इसका मतलब वो किसी से ही नहीं होगा, फिर कट ऑफ नीचे आ जाएगी। कट ऑफ नीचे आ जाएगी, इसका मतलब सिलेक्शन तो आपका होना ही है। तो शुरू करते हैं, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर के भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करते 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 चलेंगे, सारे एकदम सीक्वेंस। और आपको नोट्स बनाने हैं। आपको क्या करना है? नोट्स। क्यों सर नोट्स क्यों बनाना है? मेरे पास तो बुक है। बेटा नोट्स बना लो, फिर नोट्स बनाने के बाद ना आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप कभी ये किताब पढ़ोगे, कभी ये किताब पढ़ोगे, कभी दूसरी किताब पढ़ोगे। नोट्स बना लोगे, नोट्स पढ़ के आपको फिर सिर्फ क्वेश्चन करने, जितने क्वेश्चन हो जाए उतने सारे क्वेश्चन करने, जितने अपने हो सकते हैं। जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा, मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि प्रैक्टिस कैन मेक ए मेन एंड वुमेन परफेक्ट, दोनों ही। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले परिसंचरण तंत्र। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो वैसे तो अपन इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? परिसंचरण तंत्र। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर टोटल कितने तंत्र होते हैं। मतलब जैसे अपन बात करते हैं ना कि एक पाचन तंत्र है, एक रक्त परिसंचरण तंत्र है, एक जनन तंत्र है, एक श्वसन तंत्र है। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में टोटल तंत्र कितने पाए जाते हैं, सिस्टम कितने पाए जाते हैं? तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं टोटल 11 तंत्र। कितने पाए जाते हैं? 11 तंत्र पाए जाते हैं टोटल हमारे शरीर के अंदर। मानव शरीर में टोटल 11 तंत्र पाए जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हमारे शरीर में जब टोटल 11 तंत्र है, इनमें से एक तंत्र होता है परिसंचरण तंत्र, जिसके अपन स्टडी करने वाले हैं। तो जब अपन स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब हमारे शरीर ने अपने अंदर एक तंत्र डेवलप किया, परिसंचरण तंत्र, क्यों डेवलप किया? हमारे शरीर ने विकास के समय, जब हम प्रकृति के अंदर विकसित हो रहे थे, तो हमने हमारे अंदर एक तंत्र बनाया, जिस तंत्र का नाम था परिसंचरण तंत्र। तो हमने परिसंचरण तंत्र क्यों बनाया? हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। देखो, आज बेसिक है, बेसिक भी पढ़ेंगे और बहुत सारी काम की भी चीजें पढ़ेंगे। तो आपको याद रखने की हमारी ये जो बॉडी है, इसके अंदर टोटल 11 तंत्र ठुसे हुए हैं, और वो 11 तंत्र कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो परिसंचरण तंत्र जब मैं आपको बताऊं तो एक चीज देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के लिए ये हमारी रक्त वाहिका है। ये हमारी क्या है? रक्त वाहिका। तो आपको एक चीज बताता हूं, ये जैसे हमारे फुफ्फुस है, मतलब हमारे फेफड़े हैं, और ये फॉर एग्जाम्पल हमारा उत्तक है। ये हमारा क्या है? उत्तक, जिसको काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तक। ठीक है सर, ये उत्तक हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं ना कि हमारा जो शरीर है ना, वो एक जटिल तंत्र है, जटिल शरीर है। क्या हमारे शरीर में एक ही कोशिका है क्या? ना, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। कोशिका क्या होती है? ये भी अपन कोशिका वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हमारा जटिल शरीर है। तो अब हमारी प्रत्येक कोशिका को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्रत्येक कोशिका को काम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक बात बताओ, क्या हमारे सारे शरीर की कोशिकाएं हवा से ऑक्सीजन ले सकती है क्या? अगर हवा से ऑक्सीजन ले सके तो फिर सबसे ज्यादा बस स्किन ही ले पाएगी। स्किन के अंदर जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, वो क्या सारी हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। दूसरा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे सांस लेते हैं, हम क्या लेते हैं? सांस। सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आई, तो अब ऑक्सीजन किसके पास आ गई? हमारे फुफ्फुस के पास, हमारे फेफड़ों के पास ऑक्सीजन आई। अब एक बात बताऊं, हमारे जो फुफ्फुस है, क्या वो फुफ्फुस पूरे शरीर में घूम घूम के सबको ऑक्सीजन देके आएंगे क्या? फुफ्फुस थोड़ी ना हमारे पैर के अंगूठे के पास जाएंगे कि ये ले तेरी ऑक्सीजन। फुफ्फुस थोड़ी ना हमारे हाथों की उंगलियों के पास जाएंगे, ये ले तेरी ऑक्सीजन। ब्रेन के पास जाएंगे, मस्तिष्क के पास जाएंगे, उसको उसकी ऑक्सीजन। फुफ्फुस क्या पूरे शरीर में घूमते हैं क्या? ना, फुफ्फुस तो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरे शरीर को है, पूरे शरीर को। तो एक बात बताओ, हमारे पूरे शरीर में जो फुफ्फुस तो जा नहीं रहे, तो ऑक्सीजन कौन फैलाएगा? रक्त। रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब तो घूमना, घूमते रहना। तो ये हमारा जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है। तो मैंने क्या बोला कि ये जैसे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आई, लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलानी है, रक्त में डाल दो। जैसे ही वो ऑक्सीजन रक्त में डालेगी, रक्त हमारी पूरी शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में घूमता है रक्त, हर एक एक जगह जा रहा है रक्त। तो जब रक्त सारी जगह जा रहा है, इसने ऑक्सीजन दे दी रक्त को, रक्त ऑक्सीजन पूरी बॉडी में उत्तक को दे आएगा, बस बात खत्म। वैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे अंदर पीयूष ग्रंथि होती है, वो पीयूष ग्रंथि हमारे वृद्धि का हार्मोन छोड़ती है। तो वो वृद्धि हार्मोन छोड़ती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है।
तो जब पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन छोड़ेगी, अब मान लो वो वृद्धि हार्मोन हमारे लेग्स को चाहिए, तो क्या पीयूष ग्रंथि खुद ही लेग्स के अंदर आके लेग्स की हड्डियों को, जो हमारे पैर है, पांव है, तो पांव की हड्डियों को खुद क्या वो ऑक्सीजन वृद्धि हार्मोन लाके देगी क्या? ना। पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? वृद्धि का हार्मोन रक्त में छोड़ देगी, और रक्त जब पूरे शरीर में फैल रहा है तो जब वो हमारे पैरों के पास आएगा, पांव के पास आएगा, तो उनको ऑक्सीजन दे देगा। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ बनता है हमारे पूरे शरीर के अंदर। उत्सर्जी पदार्थ मतलब गंदा पदार्थ। तो जब हमारा पूरे शरीर काम कर रहा है, मशीन जब काम करती है तो उसे वेस्ट तो निकलता है, कच्चा गंदा पदार्थ तो निकलता ही है, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं उस गंदे पदार्थ को। तो जब हमारे पूरे शरीर के अंदर गंदा पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है, उसको शरीर से निकालना है, तो कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? किडनी। वृक्क होता है ना हमारे अंदर, किडनी होती है। तो क्या किडनी पूरे शरीर के अंदर जाके वो उत्सर्जी या गंदा पदार्थ लेके आती है? पूरे शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में घूम रही है कि गाड़ी वाला आया कचरा निकालो, वो कचरा लेके आएगी, ऐसा होता है क्या? ना। तो किडनी के पास पूरी बॉडी से जो गंदा पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो किडनी के पास आ कहां से रहा है? रक्त के थ्रू। मतलब पूरे शरीर के अंदर जितना भी गंदा पदार्थ है, वो हमारा सारा शरीर, जो गंदा पदार्थ होगा ना, वो सारा शरीर गंदा पदार्थ छोड़ देगा रक्त के अंदर। रक्त क्या करेगा? घूम घाम के वो पदार्थ ला देगा हमारे वृक्क या हमारी किडनी को। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारी किडनी है, तो ये ला देगा किडनी को, और किडनी क्या करेगी? उसका मूत्र बना देगी। क्या बना देगी? मूत्र। और फिर अपन मूत्र विसर्जन कर देंगे, और फिर मूत्र का त्याग हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे अंदर रक्त परिसंचरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैलाना होता है, पूरे शरीर के अंदर खाना फैलाना होता है। हम खाना खाएंगे, खाना आ जाएगा हमारे अमाशय के अंदर, हमारे यहाँ पे पेट होता है, अमाशय होता है। तो क्या अमाशय पूरी शरीर के पास जाके खाना दे के आता है क्या? ना। अमाशय क्या करेगा? वो खाना रक्त को दे देगा, रक्त पूरे शरीर में अपने आप खाना फैला देगा। तो यहां से अपन को पता चला कि हमारे शरीर को रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी। रक्त की आवश्यकता इसलिए पड़ी, या रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैलानी है, हमें पूरे शरीर से CO2 लेके आनी है, हमें हमारे पूरे शरीर से वेस्ट निकालना है, किडनी के थ्रू उत्सर्जी पदार्थ निकालना है। तो पूछ लेंगे, बताओ हमें रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए, चीजों के परिवहन के लिए। जैसे हमें इधर उधर जाना पड़ता है तो लोक परिवहन होती है ना, बसें अपन को लेके जाती है, तो बसों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अपन को इधर उधर जाना था। तो वैसे ही हमारे रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? पदार्थों के परिवहन के लिए। किसके लिए पड़ी? तो ये अपन ने इसका इंट्रोडक्शन दिया। तो सबसे पहले तो अपन ने ये जाना कि हमें रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अपन ने जान लिया कि रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब अपन बात करते हैं कि हमारे अंदर परिसंचरण तंत्र क्या एक ही होता है क्या? ना। हमारे अंदर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, एक तो क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है सर। एक होता है हमारे अंदर लसिका परिसंचरण तंत्र। एक कौन सा होता है हमारे अंदर? लसिका परिसंचरण तंत्र। तो ये दो टाइप के हमारे अंदर तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो अपन पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र को, और लसिका परिसंचरण तंत्र को अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है ये भी अपन जानेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है मैं बताता हूं। रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या? कितनी चीजें? तीन। एक तो नाम से पता चल रहा है रक्त पढ़ेंगे, एक तो क्या पढ़ेंगे? रक्त। रक्त परिसंचरण तंत्र में ऑब्वियस ही बात है रक्त तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अभी बात बताओ, हमारे शरीर में क्या रक्त सीधा ही पड़ा हुआ है या रक्त घूम रहा है, पाइपों के अंदर घूम रहा है? देखो, ये जैसे हमारी रक्त वाहिका है, ये रक्त की पाइप है जिसका नाम है रक्त वाहिका, इसके अंदर हमारा रक्त घूमता है। तो हम रक्त परिसंचरण तंत्र में एक तो पढ़ते हैं ये रक्त, दूसरा अपन पढ़ते हैं रक्त वाहिका। क्या पढ़ते हैं? रक्त वाहिका। दूसरी चीज अपन पढ़ते हैं रक्त वाहिका। और तीसरी और सबसे मेन चीज, एक बात बताऊं, ये जैसे पाइप है, ये रक्त वाहिका है, इसके अंदर रक्त है, क्या ये रक्त अपने आप फैल जाएगा क्या? क्या हमारा रक्त अपने शरीर के, हमारे शरीर के अंदर क्या अपने आप घूमता रहेगा क्या? ना ना ना। रक्त को घुमाने के लिए अपन को एक मोटर चाहिए। एक बार बताऊं, हमारे जैसे होदी के अंदर नीचे पानी होता है, डिग्गी के अंदर नीचे पानी, उस पानी को ऊपर चढ़ाना है, क्या वो पानी ऊपर चढ़ा, ऊपर अपने आप चला जाएगा क्या? ना, हमें मोटर ऑन करनी पड़ेगी। तो हमें भी एक मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे शरीर में भी एक ऐसी मोटर होनी चाहिए जो रक्त को पूरे शरीर में फैलाए। तो वो मोटर, हमारी प्रकृति ने जो हमें मोटर दी रक्त को घुमाने के लिए, रक्त को स्पीड में घुमाने के लिए। बिना मोटर के रक्त अगर घूमता भी ना तो बहुत धीरे घूमता है। तो हमें प्रकृति ने बहुत ही शानदार से मोटर दी, उस मोटर का नाम है हृदय। उस मोटर का नाम क्या है? हृदय। तो ये अपन तीन चीजें पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र में। आपसे पूछे तो रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं? तीन। रक्त, रक्त वाहिका और हृदय। जैसे अपन ये पूरा कर लेंगे, ऐसे मान लो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो जाएगा। थोड़ा सा एक टॉपिक बचेगा, लसिका परिसंचरण तंत्र।
क्या होता है, देखो लसिका परिसंचरण तंत्र इस रक्त परिसंचरण तंत्र का सहायक तंत्र होता है, इसकी हेल्प करता है। अब आपको नाम से तो पता चल रहा है कि हाँ सर इसकी सहायता करता है, तो सहायक है तो छोटा सा होगा, ना ना ना, छोटा सा नहीं है ये। लसिका परिसंचरण तंत्र एक्चुअल में हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारी प्रतिरक्षा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। मतलब ये लसिका परिसंचरण तंत्र है ना हमारे अंदर, ये हमें रोगों से बचा रहा है। कहने को तो ये इसका सहायक है, तो दिखने में, अब मैं आपको जब इस अध्याय में इसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा तो छोटा सा इसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन 12th का एक अध्याय है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसके अंदर अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र आता है सिलेबस में। तो उस प्रतिरक्षा तंत्र में मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो हमने क्या देखा, लसिका परिसंचरण तंत्र में भी अपन 3 चीजें पढ़ने वाले, एक तो लसिका, दूसरा अपन पढ़ने वाले, अब एक बात बताओ, लसिका जब है, लसिका जब घूमेगी तो लसिका भी तो लसिका वाहिकाओं में तो घूमेगी, तो दूसरा चीज आ जाएगी लसिका वाहिकाएं, क्या आ जाएगी, लसिका वाहिका। ठीक है सर, लसिका वाहिका भी आ जाएगी। तीसरी चीज जो अपन पढ़ेंगे वो होंगे लिम्फ नोड। क्या होंगे, लिम्फ नोड या लसिका नोड या लसिका गांठें। तो ये जो लसिका गांठें या लिम्फ नोड ये क्या होता है, क्योंकि ये देखो ये एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, हिंदी की एनसीईआरटी के अंदर ये लिम्फ नोड ऐसे, इसलिए मैंने यहां पे ऐसे लिखा, और इसको हिंदी में और क्या, ये अपन इसको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि लसिका परिसंचरण, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे अंदर एक हार्ट तो है, इसके अलावा भी हमारे अंदर एक और हृदय होता है। एक तो हृदय जो हमारा मुख्य हृदय, उसके अलावा भी एक हृदय लसिका परिसंचरण तंत्र के लिए भी है। इसको भी तो एक मोटर की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो एक छोटी सी मोटर अपन ने इसके लिए भी लगाई है। ऐसा मान लो कि ये तो मोटर है वो डिग्गी वाली पानी वाली मोटर होगी हृदय तो, और इसकी जो मोटर है वो ऐसे मान लो कि कूलर वाली मोटर है। तो वो मोटर क्या होती है, सिस्टर्ना काइली, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने क्या देखा कि हमारे अंदर ये 2 परिसंचरण तंत्र है। ठीक है सर, ये हो गया। अब एक बात बताऊं, जब भी अपन कोई चीज की स्टडी करते हैं, जब भी अपन कोई चीज का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। जैसे जीवों के अध्ययन को अपन बोलते हैं जीव विज्ञान, है ना। भौतिकी के अध्ययन को अपन बोलते हैं भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान। रसायनों के अध्ययन को अपन बोलते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। वैसे जब अपन इसकी स्टडी करते हैं, परिसंचरण तंत्र की जब स्टडी करते हैं, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, परिसंचरण। और एक चीज और होती है कि जब भी कोई चीज का अध्ययन होता है तो उसका कोई ना कोई बाप जरूर होता है। जैसे अपन जेनेटिक्स वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो वंशागति का जब अध्ययन करते हैं तो वंशागति का बाप कौन होता है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, नो सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वैसे अपन परिसंचरण तंत्र का भी बाप देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हर अध्ययन का कोई ना कोई बाप होता है। सबसे पहले तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन या का की स्टडी, का अध्ययन या की स्टडी क्या कहलाती है, परिसंचरण तंत्र की स्टडी क्या कहलाती है। तो परिसंचरण तंत्र की स्टडी कहलाती है, हिंदी में भी इसको सेम बोलते हैं, इंग्लिश में भी सेम बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एंजियोलॉजी। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं एंजियोलॉजी, या हिंदी में भी सेम एंजियोलॉजी। तो आपसे पूछो तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को या स्टडी को क्या बोला जाता है, एंजियोलॉजी। अब एंजियोलॉजी का कोई ना कोई बाप होगा, कोई ना कोई तो होगा ना जिसने सबसे पहले एंजियोलॉजी की स्टडी की होगी। हाँ है, एंजियोलॉजी का भी पिता है, बाप है, पिता है, फादर है। तो पिता ऑफ परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र का पिता कौन है, फादर कौन है, बाप कौन है। तो परिसंचरण तंत्र के पापा जी हैं हमारे विलियम हार्वे। आपको यहां पे लिखना है परिसंचरण तंत्र का पिता कौन है, विलियम, कौन है, विलियम हार्वे। देखो भाई ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, वैसे हमारे इतना सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा चलो बताता हूं कि विलियम हार्वे ने क्या किया। देखो जो भाई था ना विलियम हार्वे, वैसे तो ये बाप है, एंजियोलॉजी का बाप है हमारा, तो भाई है। तो भाई ने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। भाई ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे इसको एंजियोलॉजी का बाप बनाया गया, परिसंचरण तंत्र का बाप बनाया गया। उनमें से मैं आपको एक काम बताता हूं। देखो पहले ना ये जो ग्रीक आपने सुने होंगे, यूरोप के अंदर ग्रीक होते, तो ग्रीक में आपने एक चीज सुनी होगी, जो ग्रीक होते हैं ना उनमें पहले एक ना मिथ चलती थी। मिथ क्या थी, ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस। उसमें क्या था कि उसमें ऐसा माना जाता था कि जिसके अंदर ना काला बाइल होता है, ब्लैक जिसके अंदर बाइल होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी हॉट रहेगी, उसका व्यवहार थोड़ा गर्म रहेगा, गर्म मिजाज रहेगा, हॉट पर्सनैलिटी रहेगी, और उसके बुखार ज्यादा है। जिसके अंदर थोड़ा सा लाल बाइल है, लाल जिसका रक्त होता है अंदर से लाल होगा, वो थोड़ा सा कूल पर्सनैलिटी का, वो ठंडे स्वभाव का होगा, ऐसे माना जाता था। तो फिर भाई ने क्या किया, विलियम हार्वे ने क्या किया, इसने जो हॉट पर्सनैलिटी वाला था, जिसका गर्म मिजाज था, जिसको बुखार बार बार चढ़े, उसका रक्त निकाला। नॉर्मल सामान्य स्वभाव वाले व्यक्ति का भी रक्त निकाला, और कूल पर्सनैलिटी यानी ठंडे स्वभाव वाले का भी रक्त निकाला। सबका रक्त लाल था, किसी का भी काला पीला नीला नहीं था, सभी मनुष्यों का रक्त लाल था।
तो इसने उस हाइपोथेसिस को, उस मिथ को इसने गलत साबित किया था। दूसरा, ऐसे भी बात चलती थी कि जो हॉट पर्सनैलिटी वाला होता है उसके रक्त का तापमान जो होता है वो ज्यादा रहता है, और जो कूल पर्सनैलिटी, ठंडे स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो तापमान होता है वो कम रहता है। लेकिन इसने क्या किया, सभी का रक्त निकाला, सभी के रक्त का तापमान 37 डिग्री था। तो जब सभी के रक्त लाल है, सभी के रक्त का 37 डिग्री तापमान है, यानी ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस गलत थी। उसको इसने डिसअप्रूव किया था, उसको इसने गलत सिद्ध किया था इस विलियम हार्वे ने। तो पूछ लेता हूं, विलियम हार्वे को बाप ऐसे नहीं बना दिया, और भी इसमें बहुत सारे काम किए थे विलियम हार्वे। तो स्टडी को तो अपन क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी, और बाप को क्या बोलते हैं, विलियम हार्वे। दूसरा एक बात बताऊं, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को क्या बोलेंगे, अध्ययन, हृदय का अध्ययन। तो हृदय के अध्ययन को अपन बोले, यहाँ पे आप लिखना पूरा, हृदय का अध्ययन को बोला जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा, कार्डियोलॉजी। क्या बोल दिया जाता है, कार्डियोलॉजी। देखो कहीं पे भी आप कार्डियो वर्ड सुनो ना, कहीं पे भी आप कार्डियो वर्ड सुनो, इसका मतलब किसकी बात चल रही है, हृदय की बात चल रही है। कार्डियो वर्ड सुनो, उसका मतलब हृदय की। रिनल वर्ड सुनो, रिनल वर्ड का मतलब वृक्क की बात चल रही है, किडनी की बात चल रही है। तो हमने क्या देखा, कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है, हृदय का। किसका अध्ययन है, हृदय का। वैसे ही चलो हृदय का अध्ययन हमारा कार्डियोलॉजी होगा। उसके अलावा मैं आपको एक अध्ययन और बताता हूं। देखो हम रक्त दाब का अध्ययन पढ़ेंगे, रक्त दाब पढ़ेंगे, बीपी पढ़ेंगे। तो जब अपन बीपी का अध्ययन करेंगे उसको अपन बोलते हैं स्फिग्मोलॉजी। क्या बोला जाता है, स्फिग्मोलॉजी। वो चलो इतना डिटेल के अंदर नहीं है स्फिग्मोलॉजी, वो मैं आपको नोट्स में बता दूंगा, नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बोल देता हूं, रक्त के अध्ययन या रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। अच्छा, रक्त परिसंचरण का बाप कौन है, विलियम हार्वे। अच्छा, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। समझेगी बात। तो ये अपनी एंजियोलॉजी। अच्छा, रक्त के अध्ययन और रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंजियोलॉजी। ये बात याद रखनी है। तो ये अपन ने पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया। अब अपन इस चैप्टर को आगे पढ़ते चलेंगे और जस्ट आगे वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा खुला एंड बंद परिसंचरण तंत्र। फिर अपन पढ़ेंगे हृदय के प्रकार, पढ़ेंगे कि हृदय कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है।